नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयत्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सब्बसाहुरम् एसो पंचनमुक्कारो सब्बपावपणाशनो मंगलानं च सब्बेसे परमं हवै मंगलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैनधर्मोऽस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः हरे कदम पर है सागरू हर एक पले हर एक स्थल ये जिंदगी मेरी दिगी कितने जीवों की मौत पर कब मुनि बनूं सब कुछ सहूं पर दुख कभी किसी को न दूं इस पाप कभी लोभ वश कभी हास्य वश कभी क्रोध वश भय वश कभी कितना सत्य वचन कहो दिन भर प्रभु जानो सभी जब मुनि बनूं जब भी कहूँ हित वचन सत्य वचन कहूँ इस पाप प्यास घर में ठंडे हो मुनि सहन कर लेते सभी पर जो किसी ने ना दिया साधन नहीं लेते कभी मैं तो जहाँ से जो मिले जैसे मिले लेता रहूं इस पापमय संसार को कब छोड़ दूं अंग स्पर्श सुख रस स्वाद सुख संगीत सुख आया रंग रूप ने तो रात दिन बेरहम तड़ पाया मुझे नहीं भोग में ज्ञान में सब शांतिया अब जान लूं इस पापमय संसार को कब
फल रूप सत्ता ज्ञान तप धन जो भी पाया मद किया ना देव गुरु साधर्म को माँ बाप का अनुनय किया अभिमान से जो दूर है उनके चरण का दास हूँ इस पापमय संसार को कब छोड़ दूँ कब विश्वासघात नीति माया कपट दंभ अन्याय से ठगता रहा हूँ जगत को बेफिकर बड़ी मौज से ठगता हूँ मैं खुद को ही मैं समझा मुझे रूबरू इस पापमय संसार को कब छोड़े कब ये चाहिए वो चाहिए मन मांगता रहता सदा मन का कहाँ सब मान के मैं भागता रहता सदा इच्छा ही है महादुख इच्छा मुक्ति अब पाकर रहूं इस पापमय संसार को कब छोड़ दूं कब इन क्षणिक तन धन स्वजन से घर प्यार पछताया हूँ पाने परम सुख आज तेरे द्वार पर आया हूँ मैं शाश्वत सुखों का दानी तू अब प्यार बस तुझसे करूँ इस पापमय संसार को कब छोड़े दूँ कब कभी व्यास कभी नफरत प्रभु हर पल बिताया इस तरह स्थिरता नहीं शांति नहीं जीवन गवाया इस तरह सुख में रहूं वैराग्य से तब दुख में संसार करूं इस पापमय संसार को कब ये घर मेरा धंधा मेरा दौलत मेरी इज्जत मेरी नजरे बिगाड़े कोई तो झगड़ा करूं आदत मेरी कुछ भी नहीं मेरा यहाँ मैं खास इस पापमय संसार को कब इस पापमय संसार को कब छोड़ दूँ कब मुनि इस पापमय संसार को कब छोड़ दूँ कब मुनि कब छोड़ दूँ कब मुनि कब छोड़ दूँ कब मुनि बनूं धर्म जिज्ञासु सज्जनों, ये संसार के परिभ्रमण में जीव अपने जीवन काल में 18 प्रकार के पाप को सेवता रहता है, यानी कि पाप करता रहता है। परंतु वितराग भगवान ये फरमा रहे हैं कि अगर संसार के भव चक्र को खत्म करना है,
वितरागी अवस्था प्राप्त करनी है तो सबसे पहले नंबर में ये पापों का पूर्ण विराम करना अत्यंत जरूरी है। और संसार के सभी प्रकार के पाप ये 18 पाप स्थानक के अंदर आ जाते हैं। आप कोई भी प्रकार का पाप लाओ वो सभी के सभी 18 पाप स्थानक में आ जाते हैं। यानी कि ये 18 प्रकार के पाप स्थानों को तिलांजलि दे दिया अगर समझ लो, तो फिर हमें अपने जीवन काल में ये पापों की परंपरा के माध्यम से जीवन में, जिंदगी में जो भी प्रकार के दुख, दारिद्रता, आपत्ति या तो फिर कोई ना कोई प्रकार की तकलीफें जो भी आती है वो भी पूर्ण विराम हो जाए। इसका सीधा मतलब यही है कि हम जब भी पाप करते हैं और वो पाप जब उदय में आता है तो जीव को अनेक प्रकार का दुख देने का प्रयत्न करता है। तो भाग्यशाली ऐसे प्रकार की ये पाप का नंबर है 12वां नंबर तक हम पहुंच चुके हैं। 11वें पाप स्थानक परिपूर्ण हो गए हैं और 12वां नंबर का पाप स्थानक कलह। कलह का मतलब होता है कंकाश, रगड़े, झगड़े, कोई ना कोई तरीके से एक दूसरे को डांटना, एक दूसरे को बोलना, एक दूसरे को परेशान करना इत्यादि जो प्रक्रिया है उसी को एक प्रकार से कहा जाता है कि कलह। भाग्यशाली ये कलह नाम के पाप स्थानक को दूर करने के लिए कहा जाता है कि मन के अंदर लेट गो की भावना, मन के अंदर उदारता जब अपने जीवन काल के अंदर आती है तब भी ही ये कलह नाम का पाप स्थानक दूर हो सकता है। अगर व्यक्ति अपने जीवन काल में नम्रता नाम का गुण नहीं रखता तो कलह नाम का पाप दूर नहीं हो सकता। और कई सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो कलह करते 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 और उसमें भी पूर्व भोग के संस्कारों के कारण ये भोग के अंदर भी कलह इतना सारा बढ़ जाता है। शुरुआत थोड़े से होती है परंतु बाद में परिणाम बहुत विकराल स्वरूप के अंदर आता है। तो भाग्यशाली परिणाम छोटे स्वरूप में एक शुरुआत होती है परंतु आगे बढ़ते हुए वो विशाल काय में वो कला बनता है। कई सारे से लोग हैं जिनकी एक प्रकृति यानी कि स्वभाव ही ऐसा बन गया है, जिनको सुबह उठते हुए ही कलह किए बिना चैन नहीं पड़ता है और उसका कारण उसका स्वभाव ही कहा जाता है। भाग्यशाली एक घटना के माध्यम से ये बात समझाने का प्रयत्न करता हूं। एक नगर था, नगर के अंदर राजा राज करता था, बहुत अच्छी तरह से उनका राज्य व्यवस्था चल रहा था और राजा रानी को शादी करते हुए करीब करीब 7, 8 या 10 साल करीब करीब हो गए थे, परंतु आज दिन तक उनको एक भी संतान नहीं था। बहुत दुखी थे, कई सारे प्रकार के देवी देवताओं को, मान्यताओं को मानने का प्रयत्न किया परंतु कुछ सफलता उसमें नहीं मिली। आखिर में कहा जाता है कि जब नसीब और भाग्य खुलता है तभी वो
चीज आपको आसानी से मिल सकती है। अगर भाग्य और नसीब नहीं खुलाए, कितनी भी काली मजूरी कर लो, परंतु वो सफलता आपको मिलना मुश्किल हो जाएगा। सेम वैसा ही राजा के वहां हुआ। जब भाग्य खुला तब 9 महीने के अंदर ही उनके वहां एक लक्ष्मी यानी कि बेटी का जन्म हुआ। एक लौती बेटी थी। इतने सालों के बाद में वो आई थी उनके घर के अंदर, इसलिए राजा उनको डांटता नहीं था, उनको कुछ कहता नहीं था। वो धमाल करे, मस्ती करे, मजाक करे, कुछ भी करे, तो अभी हर बार राजा उसका ही पक्ष लेता था, अपनी बेटी का। कितनी भी गलती हो, दिखाई देता है कि उनकी गलती है, पर तो भी बेटी की गलतियों को वो उपेक्षा भाव की तरह छोड़ देता था। परंतु सामने वाले दूसरे व्यक्ति को डांटने का प्रयत्न करता था। कई सारे घर के अंदर आज भी यही चीजों के कारण कहीं माँ बाप के बालक और बालिका बिगड़ने का प्रयत्न होता है। माँ बाप को लगता है कि एक ही लौता बालक है, लड़का है या तो लड़की है, उनको बहुत लाड़ प्रेम लागने के द्वारा उछेर करना है, बड़े करने हैं। इसलिए जो भी चीज चाहिए छोटी उम्र में उनको जो चाहिए दिलाने का प्रयत्न करते हैं, उनकी हर फरमाइश वो पूरी करते हैं। परंतु उनको मालूम नहीं है कि आज उनकी जो भी फरमाइश आप परिपूर्ण करते हो ना, कल वही चीज आपको भारे पड़ सकती है। और आज कई सारे माँ बाप की फरियाद है कि हमारा बेटा हमारा सुनता नहीं है, हमारी बेटी हमारे कंट्रोल में नहीं है। वो बोलती है कि आप पुराने जमाने वाले हो, हम तो आज नए जमाने वाले हैं, आपको क्या पता चले, आप आपका संभालो, हमको बोलने की जरूरत नहीं है, हम मॉडर्न जमाने के हैं। इस प्रकार की बातें जनरली घर के अंदर ये बात चलती रहती है। वैसा इससे निधर हुआ कि राजा ने जब कंट्रोल करना था तब कंट्रोल नहीं किया। जब हद से पार पानी चला गया, बाद में वो कंट्रोल करना भी मुश्किल था। और बेटी को बहुत लाड और प्रेम देते हुए बेटी अभी हर रोज दिन प्रतिदिन सभी को डांटने लगी, बोलने लगी, जैसे तैसे बोलने लगी। और ऐसे करते हुए हर रोज नित्य सुबह में वो झगड़ा करने लगी। कोई भी व्यक्ति आ जाए उसके साथ झगड़ा करना, सुबह उठते हुए ही चालू कर देना ये। और तो भी राजा उसको कुछ बोलता नहीं था। और ऐसे करते हुए जब बेटी की योग्य उम्र हुई शादी विवाह करने की, तब राजा ने सोचा कि अभी कहां पे शादी करवाऊं। थी रूप के अंबार वाली, स्वरूपवान थी, तेजस्वी थी, अलग अलग प्रकार के राज्य के राजकुमार आते हुए उनके साथ शादी इत्यादि करने की बात रखी। राजा ने बोल दिया कि देखो मेरी बेटी है और शादी करवाने के लिए हम तैयार है, सब कुछ है, परंतु एक आध बार आप बातचीत करो एक दूसरे की फरमाइश क्या है। तब वो जो लड़की थी उसने कहा कि बस मेरी तो एक ही बात है कि सुबह में मुझे झगड़ा करना पड़ता है, उसके बिना मुझे चलेगा नहीं। मैं पहले सीधी बात कर देता हूँ, पैसा कम ज्यादा होगा तो चलेगा, मेरे पिताजी के पास बहुत सारा है और कोई संतान है नहीं उनका, तो सब कुछ हमें ही मिलने वाला है। परंतु ये झगड़ा तो करना ही पड़ेगा। राजा ने सोचा कि इतनी सुंदर स्वरूपवान है, ऐसी मिलेगी कहां पे, कोई बात नहीं, शादी कर लेते
बट मैं वो जब मेरे घर आएगी तब समझा के पटा के कैसे भी करते हुए सब कुछ बंद करवा दूंगा। बोला कि ठीक है, शादी हो गई। जिस दिन शादी हुई वही दिन भी सुबह सुबह में झगड़ा। ससुराल जाते हुए पहले दिन ही वो राजकुमार ने कहा, नई नई शादी हुई थी, क्या पहला ही दिन है, क्यों तू झगड़ा कर रही है? बोला कि नहीं, मैंने पहले ही बोला था, मुझे इसके बिना भोजन भी अंदर उतरता नहीं है। कई लोग होते हैं जो लोग सुबह सुबह का काम करने के लिए शरीर की साफ सफाई भी उनकी क्लियर नहीं होती है जब तक मुंह के अंदर कुछ चीज न डाले। कई लोग ऐसे हैं, कई लोगों की ऐसी गंदी आदतें होती है कि जो लोग जब तक न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते तब तक वो उनका शरीर के अंदर से कचरा निकालना, निपटाने का काम ढंग से नहीं हो सकता है, सेटिस्फाइड नहीं होता है। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो बीड़ी सिगरेट इत्यादि पीते हुए जब तक मुंह के अंदर से थोड़ी धुआं नहीं निकलेगा तब तक सेटिस्फाइड उनका टॉयलेट इत्यादि का नहीं होता है। इस प्रकार ये जो नई नई शादी करते हुए आई उससे बोला कि जब तक मैं झगड़ा नहीं करूंगी तब तक मुझे ये ब्रेकफास्ट नौकर से अंदर उतरेगी नहीं। सबसे पहले ये चीज करना होगा। पहले ही दिन तो राजा के साथ झगड़ा किया, शादी के फर्स्ट दिन राजा भी कट्टा गया कि ये गलत व्यक्ति को ला दिया, अभी क्या करे। राजा सोचने लगा कि अभी हर रोज तो मेरे साथ झगड़ा करे तो मेरा तो पूरा दिन बिगड़ेगा। इसलिए उन्होंने जितने सेवक थे उन सभी को बोल दिया कि एक दिन आपका बारी, दूसरे दिन आपकी बारी, तीसरे दिन आपकी बारी, चौथे दिन आपकी बारी, पांचवें दिन आपकी, छठे दिन आपकी, सातवें दिन आपकी, आठवें दिन आपकी। वैसे आप हर रोज एक के बाद एक रानी के साथ आपको झगड़ा करने के लिए। उन्होंने बोला ठीक है। और इस प्रकार हर रोज टाइम टू टाइम सुबह में 6 बजे, मतलब करेक्ट 6 बजे आ जाने का। सोचो, शुरुआत छोटे स्वरूप के अंदर हुई थी, धीरे धीरे करते करते हुए आदत के अंदर हो गया। और अभी तो ये जो उनके एक प्रकार से सेवक नौकर इत्यादि थे राजमहल के, वो भी कंटाल गए कि राजन आज से हम कोई झगड़ा बगड़ा नहीं करेंगे, सुबह सुबह में झगड़ा करके पूरा दिन हमारा बिगड़ता है, ये हमको अच्छा नहीं लगता है। आपको नौकरी में रखना है तो रखो, नहीं तो हम तो चले जाते। परंतु ये चीज एक बार दो बार ठीक है, फिर क्या हर रोज यही प्रक्रिया, ये चीज हमको पसंद नहीं है। राजा ने बोला अभी करूं तो क्या करूं? रानी को बुला के छोड़ दे। बोला कि नहीं, मुझे तो झगड़ा चाहिए, नहीं तो मैं आपके साथ करूंगी। अभी राजा बोले कि मैं भी कहां पे जाऊं, सब फंस गए। तब जाते हुए राजा ने सोचा कि काम करता हूं, प्रजा के अंदर गांव के अंदर जितने भी घर है ना, फर्स्ट नंबर का मकान है, उनको बोला कि आज पहले दिन आपका, दूसरे दिन आपका, तीसरे दिन आपका, चौथे दिन आपका, ऐसे 12 बांध दिया। और पूरे गांव के अंदर जितने भी घर थे उतने वो हिसाब से 12 चलता रहा। हर रोज घर में से कोई भी एक मेंबर को आने का, रानी के साथ अलग से एक मकान, अलग से कमरा ही रख दिया था, साउंड प्रूफ टाइप के अंदर का आवाज अंदर ही रहे, बाहर नहीं आए, ताकि दूसरे लोगों को परेशानी नहीं हुए। और इस प्रकार वहां पे सुबह में बराबर 6 बजे आ जाने का, रानी के साथ आधा घंटा भर झगड़ा करने का और बाद में जाने का। इस प्रकार कभी उनको ब्रेकफास्ट अंदर उतरता था। 7 साढ़े 7 बजे नौकरसी आ जाए या तो भी 7:45 बजे आए तो उसके बाद नौकरसी तब भी उनको उतरती थी। जब तक झगड़ा नहीं करे तब तक वो नौकरसी करने के लिए भी नहीं बैठती थी। और ऐसे करते 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 हुए एक घर की बारी आई और वो घर के अंदर वो बहू थी, वो घर की जो बहू थी वो भी जवान जोश थी। और घर के परिवार के अंदर अभी सोचने लगे कि कौन कल झगड़ा करने के लिए जाएगी, क्योंकि कल की बारी उनके घर की थी। वो बहू ने बोला कि आप चिंता मत करो, मैं जाऊंगी। तो घर के अंदर जो ससुराल वाले यानी कि सासू माँ, ससुर जी, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं नहीं, तो अभी नई आई है, तेरे को झगड़ा करना भी आता नहीं है, तो कितनी शांत
प्रकृति वाली है, कभी भी कितना भी ऊंची आवाज के द्वारा बोले तो अभी तू सहन करती है, इसलिए तू मत जा, तेरा बस का काम नहीं है। बोला कि नहीं आप चिंता मत करो, मैं जाती हूँ, मैं ये रानी को सीधी कर दूंगी, तुम चिंता मत करो। बोला कि ठीक है। बोला कि क्या करना? बोला कि बस मैं कल सुबह में आपको बोलूंगी, बस वही करना और कुछ नहीं। बोला कि ठीक है। सुबह में उनके घर के अंदर जो एक दो नौकर थे उनको बोला सुबह में कितने बजे? नौकरों ने भी बोल दिया, घर के परिवार वाले ने बोल दिया कि 6 बज गए, तुम जाओ जल्दी। उन्होंने बोला नहीं अभी नहीं जाना है, शांति रहो, मैं सब कुछ सेट करूंगी। बोला कि ठीक है। बराबर 9 बजे और उसने घर के अंदर जो परिवार वाले थे ना, ये घर की बहू ने वो घर के अंदर जो नौकर थे उनको कहा कि काम करो, ये आप घर घंटी, पहले के जमाने के अंदर, आज के जमाने के अंदर तो इलेक्ट्रॉनिक घर घंटी आ गई, पर पहले के जमाने के अंदर ऐसे हाथ से ऐसे गोल 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 घुमाते हुए थोड़ा थोड़ा अंदर दाने डालते और ऐसे करते करते हुए घर घंटी, वो एक प्रकार की लेके कि आप उठा लो और वहां पे मुझे रख दो कि जहाँ पे झगड़ा करना है। और चने की दाल या चना वो वहां पे लेके गए और रख दिया। फिर नौकर को बोल दिया कि आप जा सकते हो। वो रानी कब से राह देख रही थी झगड़ा करने के लिए 6 बजे से, अभी 9 बज गए, करीब करीब 3 घंटे तक वो राह देख रही थी। जैसे वो आई नई बहू, उनको कहा तुझे पता चलता है कि नहीं कितने बजे? 6 बजे का टाइम था, 9 बज गए, तेरे को बोला था झगड़ा करने के लिए आजा, तू आई नहीं। और इस प्रकार बस यही बातों के द्वारा झगड़ा स्टार्ट। वो तुरंत ही जो आई हुई नई बहू थी वो घर घंटी जहाँ पे रखी थी उसके पास में अपना आसन लगा के और चना डालते हुए वो घर घंटी के अंदर ऐसे आटा बनाने लगी और वो अनाज को पीसने लगी, वो सब करने लगी। वो अकेली बोलती 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 रहती है, पर अभी सामने कोई जवाब दे तो कुछ झगड़ा करने में मजा आया नहीं। अभी अकेले कब तक बोलेंगे, कब तक बोलेंगे? 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। उसके बाद वो रानी भी थकी और रानी ने बोलना थोड़ा स्लो किया या तो बंद किया। तब वापिस ये नई बहू ने उनको ऐसे हाथ के अंगूठे के इशारे के द्वारा ऐसे डियो 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 ऐसे किया और जैसे ये किया तुरंत ही वापिस वो रानी शुरू हुई और जोर से बोल रही है। वापिस उसने अपना काम चालू कर दिया। मौन रहती है, वो कुछ बोलती नहीं है, नई बहू कुछ बोलती नहीं है। रानी बस अकेली बोलती रहती है। जोर जोर से बोलने लगी कि तेरे को पता चलता है कि नहीं, इतनी बार बोलते हो तू झगड़ा करना है कि किसने है ये? तेरा काम कर रहा तू घर पे बैठ रहा था ना, दूसरे किसी को भेज रहा था, तू झगड़ा भी नहीं करती मेरे साथ, कुछ बोलती भी नहीं है, मैं अकेले कब तक बोलूं? इस प्रकार बोलने लगी। जोर जोर से बोलते बोलते आवाज भी धीरे धीरे बैठने लगा। वापिस जैसे थोड़ी शांत हुई ना, वापिस वो नई बहू ने सिर्फ इशारा के माध्यम से ऐसे अंगूठा करते हुए, तो छोटे बच्चे जैसे करते हैं ना मस्ती मजाक डियो डियो, बस ऐसा करने लगी। वापिस वो उश्के रहे, बस वापिस अपना काम करना चालू। ऐसे करते 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 हुए आधा घंटा भर हुआ। फिर वो बोलने लगी कि अभी कल से तू आना ही नहीं, तेरे को तो झगड़ा करना ही नहीं आता और तू आना ही नहीं। और ऐसा बोलते हुए बस टाइम हो गया था। फिर नौकर भी आ गए, वो घर घंटी लेके घर पे गए। राजा ने वो रानी को पूछा कि आज कैसा रहा, क्यों आज इतना लेट हो गया, ब्रेकफास्ट में भी तू नौकासी में भी नहीं आई, क्या हुआ? बोला कि क्या बात करूं, आपके गांव के अंदर लोग भी कैसे रहते हैं, ढंग से सब कुछ इतने दिन से चल रहा था। वो आज जिस घर से वारा था वो घर से कोई औरत आई थी, वो नई नई कुछ बहू लग रही थी, वो कुछ बोल ही नहीं रही थी। और मैं तो आपको बोल देती हूँ कि अभी कल से उसको मना कर दो, इसके साथ मैं झगड़ा नहीं करूंगा। बोला कि वो राजा को भी पता चल गया कि बराबर का मौका, इसलिए राजा ने भी बोला नहीं अभी तो यही आएगी हर रोज, तुझे झगड़ा करना है इसके साथ ही करना है और किसी के साथ नहीं। उससे बोला कि नहीं मैं उसके साथ झगड़ा नहीं करूंगी, दूसरे को बुलाओ। बोला कि नहीं अभी तो यही आएगी। तो उसने बोला कि तो मुझे झगड़ा ही नहीं करना है। तो राजा ने बोला बस यही मुझे चाहिए भी क्या कि बस तू झगड़ा नहीं करे, वही चीज मुझे चाहिए, और क्या चाहिए मुझे? और ऐसे झगड़ा बंद हो गया। तो भाग्यशाली कहने का इन शॉर्ट में मतलब यह है कि घर के अंदर भी कितना भी तंग वातावरण हो जाए, कितना भी एक व्यक्ति बोलता हुआ रहे, परंतु दूसरा व्यक्ति अगर शांत रहता है ना तो वो झगड़ा जल्द से जल्द पूर्ण विराम आ जाता है। परंतु
एक व्यक्ति बोलता है और सामने दूसरा व्यक्ति भी उसका प्रत्युत्तर देता है, वापिस वो बोलेगा, उसका प्रत्युत्तर मिलेगा, वापिस बोलेगा, वापिस प्रत्युत्तर मिलेगा। ऐसे करते 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 हुए झगड़ा शुरुआत की कुछ बात अलग होगी और उसका पूर्ण विराम जो आएगा ना, उसकी बात कुछ अलग ही हो जाएगी, यानी कि बात का बतेसर हो जाना वैसा बन जाता है। और भाग्यशाली आजू बाजू वाले, मैंने तो कल ही आपको प्रवचन के माध्यम से ये बात समझाई कि दो लोग अगर झगड़ते हैं ना तो आजू बाजू वाले को भी तमाशा देखने का बहुत शौक होता है। आज के जमाने के अंदर ऐसे भी लोग होते हैं, शायद आप किसी के भी घर के आजू बाजू में वैसे भी लोग रहते होंगे गली मोहल्ले के अंदर, जो आपके घर के अंदर सुख है, शांति है, समृद्धि है, वो देख नहीं सकते हैं। और वो लोग भी ऐसा करवाना या तो तमाशा देखने का प्रयत्न करते हैं। परंतु हम अगर एक व्यक्ति ने ठान लिया कि बस कितना भी सामने वाला बोले, पर तो बस मुझे बोलना नहीं है, इतना उतने से 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए अगर अपनी वाचा को, अपनी वाणी को अगर पूर्ण विराम दे दिया, संयम रख दिया, तो भाग्यशाली याद रखना, कितना भी बोला हुआ, कितना भी कलह आदि वगैरह होगा, उसका जल्द से जल्द निराकरण हो जाएगा, वो पूर्ण विराम आ जाएगा। तो भाग्यशाली अपने जीवन काल के अंदर ये सभी चीजें अवश्य में समझनी चाहिए। दूसरी एक बात ऐसी है कि दो मुल्ले थे, मुसलमान थे। एक मुल्ला जिसकी दाढ़ी लंबी थी और दूसरा मुल्ला था जिसकी दाढ़ी चौड़ी थी, ऐसे थी। तो दोनों सुबह सुबह में गांव के अंदर, पहले के जमाने के अंदर तो ऐसा था कि खाने का घर पे था और निपटाने का बाहर था। अभी कुछ अलग हो गया है, खाने का बाहर हो गया, निपटाने का घर के अंदर हो गया। तो वो निपटाने के लिए सुबह सुबह में बाहर निकले, दोनों मुल्ले एक दूसरे को मिले। वो जो लाल भाई करते हुए जो लंबी दाढ़ी वाले थे ना, उन्होंने बोला कि देखो मेरी लंबी दाढ़ी अच्छी है। और पीर भाई करते थे, उन्होंने बोला मेरी चौड़ी यानी कि पौड़ी दाढ़ी अच्छी लगती है। गुजराती में चौड़ी को पौड़ी बोला जाता है, तो वो मेरी पौड़ी दाढ़ी अच्छी लगती है। लाल भाई ने बोला नहीं नहीं मेरी लंबी दाढ़ी अच्छी है। पीर भाई ने बोला पौड़ी दाढ़ी अच्छी लगती है। बस अभी बात में क्या था, कुछ भी नहीं था। अभी ये बोल रहा है मेरी लंबी दाढ़ी अच्छी, वो बोलता है मेरी चौड़ी दाढ़ी अच्छी, बस बात में कुछ नहीं था। उतने में सामने से कोई बनिया आया। और आज से नहीं, पहले से आप इतिहास भी देख लो, तो हर बार जब भी झगड़ा होता है ना, तो बनिए को बीच में बुलाया जाता है, उसको जज तरीके बुलाया जाता है कि तू फाइनल कर कि ये सही कि ये सही। इसलिए उतने में सामने से कोई बनिया आ रहा था, तो वो दोनों मुसलमान ने बोला कि काम करते, हमारा दोनों का झगड़ा है, उसमें बनिए को पूछते कि क्या सही क्या है, ये अच्छा है कि ये अच्छा है। और इसने बनिया को बुलाया, बनिया वहां पे आया, बोला कि क्या है, बोला कि देख बराबर हो, सही सही जवाब देना। बोला कि क्या बोलूं तो सही। लाल भाई ने बोला कि देख मेरी लंबी दाढ़ी अच्छी लग रही है ना, जो उसकी बोला ना तो फिर तेरे को तमाचा दूचा लगा के वहां ये कर दूंगा। वो तो घबरा गया कि हाँ तो क्या करूं। फिर पीर भाई ने बोला देख ये लाल भाई है, उसकी लंबी दाढ़ी नहीं, मेरी पीर भाई की ये पौड़ी दाढ़ी अच्छी लग रही है, बराबर है कि नहीं। अगर जो तूने उसकी लंबी दाढ़ी अच्छी बोली ना, तो इधर की इधर खत्म कर दूंगा। हम तो मुसलमान है, मालूम नहीं है तेरे को, हाँ हम इधर की इधर तेरे को उड़ा दूंगा। तो अभी तो बनिया सोचने लगेगा करूँ तो क्या करूँ, इसका अच्छा बोलूं तो ये मार डालेगा, इसका अच्छा बोलूं तो ये मारेगा, करूँ तो क्या करूँ। तब बनिया भी बहुत चतुर होता है, चालाक होता है, बहुत समझदार होता है कि कौन से समय के ऊपर क्या जवाब देना। उसने बोला कि देखो मैं आपको जल्दी जल्दी रिजल्ट और आंसर दे देता हूँ, चिंता मत करो, पर क्या है कि मेरे घर के अंदर मेहमान आए सुबह सुबह में, इसलिए मुझे जाना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी में अभी जा रहा हूँ। अब मैं जैसे ही बोलती हुई मैं तुरंत भाग जाऊंगा, मैं खड़ा नहीं रहूंगा। बोला क्या जल्दी बोल। बोला कि लाल भाई की लंबी दाढ़ी और पीर भाई की पौड़ी दाढ़ी, ऐसे करते हुए भाग गया। वो लाल भाई बोलने लगे कि देख देख मेरी दाढ़ी अच्छी बोली कि लाल भाई की लंबी दाढ़ी। पीर भाई बोला अरे जाने दे जाने दे। बाद में क्या बोला कि पीर भाई की पौड़ी दाढ़ी, इसलिए मेरी दाढ़ी अच्छी बोली। और दोनों को अच्छा बोलते हुए वो बनिया निकल गया। इस प्रकार भाग्यशाली हमें भी अपने जीवन काल में ऐसा कोई भी प्रकार का अवकाश हो, कलह,
रगड़े झगड़े हो, परंतु उसमें से कैसे बाहर निकलना वो चीज आना चाहिए। कैसे दिमाग लगाते हुए योग्य समय के ऊपर क्या बोलना और कई कई जगह पे नहीं बोलना, वो भी बहुत बड़ा आंसर कहा जाता है। हर जगह पे हर समय के ऊपर बोलना वो जरूरी नहीं होता है, परंतु कई जगह पे मौन रहते हैं ना, तो वो भी बोलने से भी बहुत बड़ा जवाब मिल जाता है। इसलिए ये सभी को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन काल के अंदर चतुर बनना चाहिए, चालाक बनना चाहिए। और इस प्रकार हमारी कलह प्रकार की जो भी कलह की वृत्तियां हैं, झगड़ा रगड़े झगड़े की वृत्तियां, उसका परिणाम जो आता है उसको सोचते हुए समझते हुए उसको पूर्ण विराम लगाना चाहिए। भाग्यशाली कलह आने की जो भी कारण है, तो कलह के कारण क्या क्या हो सकता है, तो बोला जाता है कई कई लोगों की नारद वृत्ति भी हो सकती है। नारद वृत्ति यानी कि एक की बात दूसरे को कहना, उसके द्वारा भी कलह हो सकता है। जैसे नारद जी थे तो क्या करते थे कि एक की बात दूसरे को और दूसरे की बात तीसरे को, तो आखिर में सबके बीच में झगड़ा करवाने का कार्य। वैसे नारद वृत्ति भी हमारे जीवन काल के अंदर अगर है तो निकालनी चाहिए। दूसरे नंबर के अंदर नारी यानी कि बहनों की भी एक प्रकार की आदतें होती है कि एक प्रकार से नारी यानी कि स्त्री बहनों की ऐसी प्रकार की आदत होती है कि अपने पास जो चीज है ना, उसका कभी भी सुख उनको प्राप्त नहीं होता है, परंतु दूसरे की कोई अच्छी साड़ी देखी, अच्छी कोई रूप देखा, अच्छी प्रकार की कोई चीज देखी, तो वो तुरंत ही अपने जीवन काल के अंदर जलने लगते हैं। परंतु भाग्यशाली हमें अपने जीवन काल में ये सभी से सावधान होना चाहिए। जो हमारे पास है उसका आनंद लूटने का प्रयत्न करना चाहिए, प्रसन्नता पूर्वक रहना चाहिए। परंतु हमारे पास जो नहीं है और अगर दूसरे के पास है तो फिर उसकी ईर्ष्यावृत्ति नहीं रखनी चाहिए। उसके कारण भी कई सारे घर के अंदर रगड़े झगड़े और कलह होता है कि देखो आपके घर के अंदर अगर समझ लो कि मारुति 800 आई, तो दूसरे के घर के अंदर समझ लो कि स्विफ्ट डिजायर आई, तो मारुति 800 का आपको सुख नहीं मिलेगा। आपको बाजू वाले के वहां क्या आई है उसका ही आपको एक प्रकार से दुख होगा कि देखो उनके वहां ऐसी गाड़ी और मेरे वहां ऐसी गाड़ी। अगर मारुति स्विफ्ट डिजायर जिनके वहां आई ना, वो भी सुखी नहीं है, उसको लगता है कि बाजू वाले घर के अंदर कोई अच्छी प्रकार की ओडी या तो मर्सिडीज आई है, तो साला वो पैसा वाला हो गया, वो अच्छा सुख वाला हो गया। पर तो देखा देखी का एक प्रकार का दुख है। कई सारे बहनों को ये प्रकार का दुख होता रहता है कि ऐसा प्रकार का दुख अपने जीवन काल के अंदर कभी भी लाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। तीसरे नंबर के अंदर बोला जाता है कि निर्दयी चित्त, यानी कि जो व्यक्ति का चित्त एकदम निर्दयी होता है कि वो दोनों अच्छे अच्छे मित्र होते, जिगर जान मित्र होते, उनके आपस में वो दोनों के बीच में कुछ जलाने का काम करना, ऐसा भी कई लोग करते हैं। ऐसी भी कई लोगों की आदतें होती है, तो वो एक निर्दयी चित्त कहा जाता है। और निर्दयी चित्त के कारण भी कई सारे प्रकार की कलह, कंकाश इत्यादि होने का प्रयत्न होता है। इसलिए अपने जीवन काल के अंदर ये सभी बाबतों को सोचते हुए समझते हुए कि बस इस सभी का आखिर में परिणाम देखा जाए तो मात्र के मात्र अनर्थ अनर्थ और अनर्थ ही होता है। इसलिए ये सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारे कितने भी प्रकार की कलह, कंकाश इत्यादि प्रकार की वृत्तियां हो, उसको अपने जीवन काल में से निकालने का प्रयत्न करना चाहिए। बस ये निकालते हुए अपने आत्मा का कल्याण करो, आत्मा का उजागर करो, और ये कलह वृत्ति को दूर करते हुए आप भी शांत प्रकृति वाले बनो, दूसरे को भी शांत प्रकृति वाले बनने दो, और घर का वातावरण एकदम खुशनुमा एकदम अच्छे प्रकार का रहे। यही शुभ अभिलाषा वितरा की आज्ञा विरुद्ध बोला तो इच्छामि दुक्कडम। सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम।